Hi, this is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement, and today in this video we will be learning that how to make a data warehouse in Microsoft Excel by using Power Pivot add-in. We will be getting data from the multiple sources. That will be the from Access file, from Notepad file, from different Excel workbooks to the one place that is called the Power Pivot in Microsoft Excel. And we will look into that how we can create the relationships between multiple tables at the back end, and also we will import this kind of data in Power BI and see the difference between in Microsoft Excel Power Pivot window and Power BI. This video will be in bilingual, and the most of the times I will be using the Urdu language because I am uh, making this video for my national local audience so that they can understand easily. So let's get started. I have one folder which consists of different files. As you can see, there are three Excel files, one Notepad file and one Microsoft Access file. And from these different files, uh, we will be getting all data together in Microsoft Excel in the Power Pivot add-in. So basically, Microsoft Power Pivot is a tool where you can import uh, unlimited rows of data from multiple sources to create a data warehouse, and you can write DAX, data analysis expressions language, to have some insights of a data or to create the analytics for your business. So इस वीडियो में हम बेसिकली डेटा जो है वो कंपाइल कर रहे होंगे मल्टीपल सोर्सेज से, और हम देखेंगे कि किस तरह की फाइल जो है वो पावर पिवट पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है। और फिर जब डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज का डेटा एक जगह आ जाता है तो हम बैक एंड पे टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर हम इसी प्रोसेस को माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में भी देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक फाइल ओपन है इस वक्त, सुपर स्टोर एक्सेल के नाम से। ठीक है, और इसमें आपको एक डेटा नज़र आ रहा है जिसमें 4 कॉलम्स मौजूद हैं, डेट, मंथ, ईयर और क्वार्टर। ठीक है, और ये एक नॉर्मल रेंज है। हमने इसको अभी टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि जब कभी भी हम किसी डेटा को पावर क्यूरी में या पावर पिवट में ऐड करते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस में होना चाहिए। तो इसका मतलब वो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट होना लाजमी है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास CSV फाइल्स हैं या कोई और डिफरेंट सोर्स फाइल है तो हम उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम प्राइमरीली बेसिस पे इस नॉर्मल रेंज के डेटा को, जो कि एक कैलेंडर टाइप के फॉर्म में मौजूद है, हम इसको पावर पिवट में ऐड करेंगे और हम क्लिक करेंगे ऐड टू डेटा मॉडल। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो सकता है आप 2010 इस्तेमाल कर रहे हो या 2013 इस्तेमाल कर रहे हो या 2019 इस्तेमाल कर रहे हो। डिफरेंट वर्जन्स के साथ डिफरेंट पावर पिवट के ऐड इन को इनेबल करने की स्ट्रैटेजी है या डाउनलोड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2010 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से पावर पिवट का ऐड इन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप 2016 या 19 इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको पावर पिवट इनेबल करना होता है, जो कि आप फाइल के मेन्यू में ऑप्शंस में जाकर और इसके बाद आप एड-इन्स में जाकर कॉम एड-इन्स में पावर पिवट को इनेबल करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोफेशनल वर्जन मौजूद हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके पास जो है वो पावर पिवट जो टैब है वो इनेबल्ड हो। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं क्लिक करूंगा ऐड टू डेटा मॉडल पे। ठीक है, अब ये प्रोसेस होगा और आप देख सकते हैं कि मेरा ये डेटा रीड हो रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही ये डेटा रीड हुआ तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेबल का। अब वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इस नॉर्मल रेंज को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया। अगर मैंने टेबल के फॉर्मेट में इसको रखा होता तो डायरेक्ट ये डेटा पुश हो जाता
डेटा मॉडल में। तो उसका मतलब सबसे पहले आपको इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, तो मैं ओके प्रेस करता हूँ और अब ये डेटा जो है आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पावर पिवट की विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें आपको ये डेटा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अगेन एक्सेल पे आने के लिए आपको ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे छोटा सा एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है स्विच टू वर्कबुक, और लेट सपोज के मैं इस टेबल 1 को डेट्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं वापस इस पावर पिवट की विंडो की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी टेबल 1 को रीनेम कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं ये डेटा आपके पास पावर पिवट की विंडो में मौजूद है। अच्छा, आप इसका जो इंटरफेस है वो नॉर्मली एक्सेल की तरह ही, अगर आप एक्सेल की स्क्रीन को देखें जो डेटा को यहाँ नज़र आ रहा है, और अगर आप पावर पिवट की स्क्रीन को देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ हुआ है वो एक्सेल के तरह ही रखा गया है, लेकिन ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ठीक है, आप यहाँ पर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते या आप डेटा को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिक्योर्ड है, और जो चेंजेस होंगी वो डेफिनेटली डेटा सोर्स में होंगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये पावर पिवट की कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो पर शीट लिमिटेशन होती है 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली रॉस की, लेकिन पावर पिवट के अंदर आपके पास कोई नंबर ऑफ रॉस की लिमिटेशन नहीं है। नॉर्मल एक्सेल की शीट में सिर्फ लिमिटेशन होती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा यहाँ पर कंपाइल करके और अनलिमिटेड बिग डेटा को यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने इनिशियली एक एक्सेल की फाइल का जो डेटा है वो पुश किया है डेटा मॉडल में। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस का जो डेटा है वो इंपोर्ट करेंगे पावर पिवट में। तो उसको करने के लिए मैं क्लिक करूंगा फ्रॉम डेटाबेस पर, और फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, सो जब मैं फ्रॉम एक्सेस, टेबल इंपोर्ट विजिट के नाम से एक स्क्रीन मौजूद है जहां पर मैं उस एक्सेस की फाइल को लोकेट करूंगा। ठीक है जी, और मेरे पास सुपर स्टोर के नाम से वो एक्सेस की फाइल मौजूद है। मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक है सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड यूज टू चूज द डेटा टू इम्पोर्ट, कि इस एक्सेस की फाइल में जितने भी टेबल्स हैं उसका व्यू मुझे नज़र आएगा और मैं उसमें से चूज कर सकता हूँ कि मुझे कितने कॉलम्स या टेबल्स को इम्पोर्ट करना है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है राइट अ क्यूरी दैट विल स्पेसिफाई द डेटा टू इम्पोर्ट, कि मैं एसक्यूएल लिखूं और फिर मैं कॉल करूं कि मुझे कौन कौन सा डेटा इम्पोर्ट करवाना है। सो मैं फ्रंट एंड को इस्तेमाल करते हुए टेबल्स की मदद से डेटा इंपोर्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पे दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं, सबसे पहला है कस्टमर्स और दूसरा है ऑर्डर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये समझूं कि मैं सिर्फ कस्टमर्स के टेबल को इंपोर्ट करके फिनिश कर दूं और लेटर ऑन मुझे ये पता चले कि मुझे ऑर्डर्स के टेबल को भी इंपोर्ट करवाना था, वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी रिलेशनशिप या कोई ऐसा कॉलम मौजूद हो और मुझे लेटर ऑन कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्डर्स के टेबल से एक्सट्रैक्ट करनी हो जो मेरे पास कस्टमर के टेबल में नहीं है, तो फिर ये मेरे लिए मसला हो सकता है। तो लॉजिकली कस्टमर्स और ऑर्डर्स के टेबल के बिटवीन में कस्टमर आईडी एक ऐसी की है जो इन दो टेबल्स को ज्वाइन करके रख सकती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप पावर पिवट के अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा लेकर आते हैं टेबल्स के फॉर्मेट में, और जब आप रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं जो हम लेटर ऑन करेंगे, तो उसमें आपको डायमेंशन टेबल्स और फैक्ट टेबल्स का बड़ा ख्याल रखना होगा। रिलेशनशिप उस वक्त बन पाएगा जब आप एक फैक्ट टेबल को डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे। दो फैक्ट टेबल आपस में कभी कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और बैक एंड पे जो रिलेशनशिप्स बनती हैं और इसके बाद जो स्कीमा क्रिएट होता है नॉर्मली वो स्टार स्कीमा कहलाता है। अभी जो जितनी टर्म्स मैंने इस वक्त इस्तेमाल की इस वीडियो में, जैसे डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, स्टार स्कीमा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं वो यूज़र्स इसको गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा रीड आउट करें और इमेजेस देखें गूगल पे कि किस तरह की हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए। सो यहाँ पर अगर मैं मिस्टेक कर दूं कि कस्टमर्स के टेबल को सिर्फ ऐड करना चाहूँ,
लेकिन लेटर ऑन हमने ये बात की कि ऑर्डर्स में भी कुछ डेटा हो सकता है और रिलेशनशिप हो, तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड सेलेक्ट रिलेटेड टेबल्स, जो मुझे बताता है कि दो टेबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं, और अगर है तो वो नेसेसरी है कि हम उसे इंपोर्ट कर लें। सो जब मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट रिलेटेड टेबल्स पे, तो यहाँ मुझे एक मैसेज नज़र आता है, वन रिलेटेड टेबल वॉज सेलेक्टेड। अच्छा, मैं अगर कस्टमाइजेशन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस तरह से कस्टमर्स के टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे और हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को सिर्फ इंपोर्ट करना है, कुछ कॉलम्स को हमें अगर एक्सक्लूड करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है प्रीव्यू एंड फिल्टर का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें उस टेबल के बैक एंड पे यानी जो कॉलम्स होंगे वो नज़र आ रहे हैं। और लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर सेगमेंट को एक्सक्लूड करूँ, तो मैं इस कॉलम को अनचेक कर दूंगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलम तो चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर के कुछ फील्ड्स आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको भी अनचेक करके एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। मैं फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूँ। जितनी भी रॉज होंगी डेफिनेटली वो रीड हो रही हैं और वो रॉज ट्रांसफ़र होके कंप्लीट हो गई। क्लोज के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टॉप बॉटम लेफ्ट साइड पे जो है वो कस्टमर्स और ऑर्डर्स की शीट्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वर्क की बुक के अंदर जो भी टेबल्स थे वो बेसिकली पावर पिवट में ऐड कर दिए हैं, इंपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ मज़ीद डिफरेंट फाइल्स मौजूद हैं। तो हम जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज और लेट सपोज हमारे पास एक नोटपैड की फ़ाइल है। उस नोटपैड की फ़ाइल को हम इंपोर्ट करेंगे जो रिटर्न्स के नाम से है। और आपको ये मालूम होगा कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो कॉमनली टैब डेलिमिटेड होती हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो कॉलम वाइज ठीक तरह से स्प्लिट हो जाए। और मेक श्योर कि आपने उस ऑप्शन पे चेक लगाया हुआ यूज़ फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स। अगर आप इस ऑप्शन पे चेक नहीं लगाएंगे, तो जब आप इंपोर्ट फिनिश करेंगे तो आपके पास ये जो कॉलम टाइटल्स हैं वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के नाम से नजर आएंगे, लेकिन हमें इसके ओरिजिनल कॉलम्स को रिटेन रखना है और वो हमें चाहिए होंगे जब हम डेक्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि हम इस पर चेक लगाएं यूज़ फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स पे। अब मैं फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी। तो जितनी भी रॉस थी वो इंपोर्ट हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेस की फाइल से डेटा कितना स्मूथली एक जगह पर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्सेल की वर्कबुक्स हैं एक्सटर्नली, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो अगेन हम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जाएंगे और इस मतलब हमारे पास एक्सेल की फाइल है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको ब्राउज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है। अगेन मुझे चेक लगाना होगा यूज़ फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स पे। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स और दूसरा लिखा हुआ है प्रोडक्ट शीट और डॉलर का साइन। सो बेसिकली ये जो पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, ये शीट के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट, और जो ये सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट शीट डॉलर का साइन, ये पूरी शीट है। सो हमें बेसिकली सिर्फ जो टेबल फॉर्मेट में डेटा है उसको इंपोर्ट करना है, पूरी शीट नहीं। सो इसीलिए हम प्रोडक्ट्स पे चेक लगा रहे हैं। ठीक है, फिनिश करेंगे, जितनी रॉज होंगी वो इंपोर्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल वर्कबुक से हमने डेटा इंपोर्ट किया। फिर एक और एक्सेल की वर्कबुक मौजूद है हमारे पास। नेक्स्ट ब्राउज रीजन्स के नाम से यूज्ड फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स पे चेक लगाया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और रीजन्स के नाम से मेरे पास शीट है, मैं उस पर फिनिश करता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमने मल्टीपल सोर्सेस की फाइल से डेटा एक जगह कंपाइल कर लिया है, यानी एक डेटा वेयर हाउस बना लिया है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम डायग्राम व्यू पे क्लिक करते हैं और हमें वो तमाम मुख्तलिफ सोर्सेज के टेबल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी डिफरेंट फाइल्स हमने इंपोर्ट की वो सब टेबल्स के फॉर्म में आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और बेसिकली अब हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप्स। ठीक है जी। तो आप इसको बहुत आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रख सकते हैं जिस तरह से आप रखना चाहते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, ये जो पहली रिलेशनशिप है ये वन टू मैनी की रिलेशनशिप है जो आपको नज़र आ रही है। और जब मैं अपना कर्सर इस लाइन पर रखता हूँ तो देखें दो फील्ड्स हाईलाइट हो जाती हैं अपने अपने टेबल्स के अंदर, जो है कस्टमर आईडी। इसका मतलब कस्टमर आईडी वो एक यूनिक की है जो इन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रही है और वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। यहाँ पर जो ऑर्डर्स का टेबल है ये फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल का मतलब ये होता है जिसमें आपकी रियल ट्रांजेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, क्रिएट हो रही होती है। और डायमेंशन टेबल वो होता है जिसमें तमाम कॉलम्स के अंदर का जो डेटा होता है वो यूनिक होता है, उसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं होता है। तो एक डायमेंशन टेबल एक फैक्ट टेबल के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। ठीक है, जैसे ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स का जो टेबल है ये एक डायमेंशन टेबल है और ऑर्डर्स का टेबल एक फैक्ट टेबल है। अब मैं इन दोनों में एक कॉमन फील्ड आइडेंटिफाई करूंगा। डायमेंशन टेबल में ऑर्डर आईडी के अंदर जो ऑर्डर आईडीज होंगे वो बेसिकली यूनिक होंगे, और ऑर्डर्स जो कि एक फैक्ट टेबल है इसमें ये ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो मैं सिंपली इस ऑर्डर आईडी को ड्रैग करूंगा माउस से और इस ऑर्डर्स के टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप कर दूंगा। सो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो डेट है इसमें मेरे पास ऑर्डर डेट्स ऑर्डर के टेबल में मौजूद है जो एक डायमेंशन और फैक्ट टेबल को ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ डायमेंशन टेबल्स को फैक्ट टेबल्स के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी। दो डायमेंशन टेबल्स भी आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली एक फैक्ट टेबल होता है जो सेंटर में होता है और उनके आसपास डिफरेंट डायमेंशंस यानी बिजनेस के जो डायमेंशन है, जिस तरह से बिजनेस वर्कआउट कर रहा है उसके साथ हम कनेक्ट करवा रहे होते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट्स के टेबल में एसकेयू आईडी है जो इस ऑर्डर्स के एसकेयू के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्टार की तरह बनता है कि सेंटर में हमारे पास एक फैक्ट टेबल होता है और उसके आसपास हम जो है वो डायमेंशन टेबल्स रखते हैं। ठीक है, और फिर रिलेशनशिप्स बनाने के बाद हम डेटा व्यू में अगेन आ जाते हैं जहाँ पर हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कंबाइन किया था। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, जैसे मैं यूनिट सेल प्राइस के कॉलम में इस वक्त मौजूद हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इस ब्लैंक सेल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मैं मेजर क्रिएट करूँगा वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट मेजर, जिसमें हम डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस कॉलम का सम जो है वो करना है, तो सिंपली मैं ऑटो सम का मेरे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है, मैं क्लिक करता हूँ तो सम ऑफ यूनिट सेल मेरे पास यहाँ पर आ गई। ये एक्सप्लिसिट मेजर को मैं पावर पिवट में रखकर डिफरेंट डायमेंशन के साथ देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डैक्स सिखाऊंगा कि किस तरह से डैक्स अप्लाई की जाते हैं। जस्ट लाइक एक्सेल में एक फार्मूला बार होती है, इस तरह से आपको यहाँ पर भी एक फार्मूला बार नज़र आ रही है। जो डिफरेंस आपको मिलेगा पर्टिकुलर के एक्सेल से, बहुत एक्सेल के फंक्शन से बहुत ज़्यादा एडवांस है डैक्स, क्योंकि ये पूरी एक बिजनेस इंटेलिजेंस डैक्स एप्लीके लैंग्वेज है बेसिकली। और इसमें स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल एक्सेल में हम सेल रेफरेंसेस को कोड करते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाए वो मैंने आपको सिखाया। डायग्राम व्यू में रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट होती है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम लिए हैं जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप उसको सेल्फ स्टडी करें। अब मैं पावर बीआई के अंदर इन फाइल्स को इंपोर्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि पावर बीआई में जब हम डेटा इंपोर्ट कर लेंगे तो जब हम डायमेंशन और फैक्ट टेबल में कॉमन फील्ड्स के नाम सेम रखेंगे तो हमें वहाँ रिलेशनशिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम इंटेलिजेंटली खुद डायमेंशन और फैक्ट टेबल के रिलेशनशिप्स को पिक करके हमें उसको ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है जी। सो अगेन, अगर आप पावर बीआई का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ नवंबर 2019 और दिसंबर, तो वहाँ यानी इस पावर बीआई की विंडो में आपको क्लिक करना होता है गेट डेटा पे और फिर आपको सोर्स सेलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल्स को, तो सबसे पहले मेरे पास जो फाइल मौजूद है दैट इज सुपर स्टोर, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब पावर बीआई इस फाइल को रीड कर रहा है कि इस वर्कबुक में कोई टेबल है या कोई शीट है।
जो यूज़र को इंपोर्ट करनी है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वर्कबुक में कोई टेबल नहीं है, बल्कि ये शीट है और शीट में डेटा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं था कि वो डेटा मेरा टेबल में हो, लेकिन मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ शीट को, ठीक है, और मैं इसको करूँगा लोड। तो पावर बीआई अब लोड करेगा उस मेरे डेटा को डेटा मॉडल में, और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो आपको फील्ड लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है, उसमें आपको एक डेट्स के नाम से टेबल नज़र आ रहा है और उसमें वो 4 कॉलम्स रिस्पेक्टिवली नज़र आ रहे हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर डेटा का एक व्यू मौजूद है, एक छोटा सा आइकन मौजूद है लेफ्ट साइड पे। जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो डेटा का व्यू नज़र आएगा। अगर मुझे इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मौजूद है, जो मुझे पावर क्यूरी एडिटर की तरफ लेकर जाएगा। बहरहाल, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेस की फ़ाइल को इंपोर्ट करवाने के लिए। तो मैंने क्लिक किया है गेट डेटा पे और मैं क्लिक करूँगा मोर ऑप्शन पर, ताकि मेरे पास तमाम रिसोर्सेज की लिस्ट आ जाए जहाँ से मैं डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे एक्सेस के डेटाबेस को इंपोर्ट करना है तो मैंने एक्सेस सेलेक्ट किया, कनेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा और एक्सेस की फ़ाइल को लोकेट करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि 2 टेबल्स हमारे पास मौजूद है, कस्टमर और ऑर्डर्स के नाम से। अब यहाँ पर भी अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये समझता हूँ कि कस्टमर्स के टेबल को ऐड करना हो या ऑर्डर्स को नहीं करूँ, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन मौजूद है, जो पावर पिवट के अंदर जिस तरह से था, यहाँ पावर बीआई में भी है, कि वो डिटेक्ट करता है कि क्या 2 टेबल्स के बैकएंड पे कोई रिलेशनशिप है और उसको आना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ सेलेक्ट रिलेटेड टेबल्स का एक ऑप्शन मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखें पावर बीआई सजेस्ट कर रहा है कि आपको ऑर्डर्स का टेबल भी इंपोर्ट करना चाहिए। लोड के बटन पे क्लिक किया, अब जितना भी डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वर्कबुक में था, वो मेरे पास यहाँ पावर बीआई में इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब पावर बीआई की एप्लीकेशन जो है वो कस्टमर्स और ऑर्डर्स का डेटा जो है वो डेटा मॉडल में ऐड कर रहा है और बैक एंड पे रिलेशनशिप्स को भी डिटेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स का टेबल मेरे पास राइट साइड पे फील्ड लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल भी थी रिटर्न्स की, जो मैं इंपोर्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस में दिखा रहे हैं कि आपके पास टैब डेलिमिटेड एक नोटपैड की फाइल है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो मैं लोड के बटन पे क्लिक करूंगा और वो इंपोर्ट हो गई। अब इसके बाद मेरे पास 2 मज़ीद एक्सेल की वर्कबुक्स हैं प्रोडक्ट्स और रीजन्स के नाम से, इनको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स का टेबल इंपोर्ट करना है। क्लिक करेंगे लोड के बटन पे ताकि वो टेबल इंपोर्ट हो जाए एक डिफरेंट एक्सेल की वर्कबुक से। और अब लास्ट वर्कबुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, दैट इज रीजन्स। और इसमें भी हमारे पास एक टेबल ऑफ रीजन्स मौजूद है, ठीक है, उसको हम लोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन, यानी जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते थे एक्सेल, भी डिफरेंट सोर्सेज की फाइल्स को ओपन करके कॉपी पेस्ट किया करते थे या एक साथ लेकर आया करते थे। अब ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशंस बिजनेस इंटेलिजेंस एक मिनी डेटा वेयर हाउस बड़ी आसानी से हमें क्रिएट करके देती हैं, जिसके बैक एंड पे हम रिलेशनशिप्स बनाकर अपने डैशबोर्ड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम मल्टीपल सोर्सेज का डेटा हमें यहाँ एक जगह पर नज़र आ रहा है, और मैं ये देखना चाहूँ कि क्या इन तमाम टेबल्स के बैक एंड पे मुझे रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सो कहाँ जाना होगा मुझे, लेफ्ट साइड पे देखें आप, ये मॉडल का आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि पावर बीआई ने जो है वो रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर दिया है। और समटाइम्स हो सकता है कि ये रिलेशनशिप्स क्रिएट ना करें क्योंकि कॉलम के जो हेडर्स हैं वो मुख्तलिफ हों, तो उसमें बहुत
कम चांसेस है कि वो डिटेक्ट करें। वो आपको खुद मैनुअल करने होंगे, लेकिन जब आप डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स के दरमियान में कॉलम के टाइटल्स को सेम रखते हैं तो फिर पावर बीआई रिलेशनशिप्स को बड़ी आसानी से बाय डिफ़ॉल्ट वन टू मैनी की रिलेशनशिप को क्रिएट करके दे देता है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली स्टार स्कीमा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। और इसका होना बड़ा लाजमी है, और आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और जब हम डैक्स लिखते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर किसी रिलेशनशिप को डिलीट कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इवन ये जो एरो है, ये एरो भी हम की भी एक मीनिंग है, जिसमें हम क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को सिंगल से बोथ कर सकते हैं, और रिलेशनशिप्स भी हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे कि वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके प्राइमरीली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल फाइल्स का डेटा एक जगह पर कंपाइल किया जाए और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।